नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष की पाठशाला। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज का कंप्यूटर फंडामेंटल सीरीज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम इस टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में, यानी कि कौन कौन पार्ट्स को मिला करके कंप्यूटर बनता है। ठीक है, ये वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर क्या होता है। ठीक है ना। तो मैंने पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर को 3 कैटेगरी में बांट दिया है, यानी कि जो भी हमारे पार्ट्स होते हैं उनको मैंने एक कैटेगरी दे दिया। तो यहाँ पे 3 कैटेगरी मैंने दे दिया है। सबसे पहला हमारा सीपीयू यानी कि प्रोसेसिंग डिवाइस, उसके बाद हम नाम लेंगे इनपुट डिवाइस, और तीसरे नंबर पे आता है आउटपुट डिवाइस। तो हम अब सीपीयू के बारे में पढ़ेंगे, सीपीयू क्या होता है, कैसे काम करता है। तो चलिए हम देखते हैं। तो हमारा टॉपिक आ गया है कि सीपीयू क्या होता है। ठीक है, अब हम इस वीडियो में सीपीयू के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला सवाल हमारा यही है कि सीपीयू क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। जैसे हमारा दिमाग सोचता है, निर्णय लेता है और शरीर को निर्देश देता है, ठीक उसी प्रकार से कंप्यूटर भी सोचता है, निर्देश देता है और हमारे कंप्यूटर के सभी डिवाइसेस को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। इसका पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जिसे हम प्रोसेसिंग डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। अगला टॉपिक हमारा है सीपीयू क्या करता है। ठीक है ना, सीपीयू के बारे में हमने जाना। अब सीपीयू के काम के बारे में समझेंगे कि सीपीयू क्या काम करता है। तो सीपीयू जो है मुख्यतः 3 काम करता है। सबसे पहला इनपुट लेना। ठीक है, जैसे हमने कीबोर्ड से कुछ टाइप किया तो वो क्या होता है, इनपुट हो गया। दूसरा प्रोसेसिंग करना, हमारे द्वारा जो डाटा दिया जाता है, इनपुट कराया जाता है, यह उसे सोचता है, समझता है। ठीक है ना, यानी कि प्रोसेस करता है। और तीसरा आउटपुट देना, यानी कि प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट आपके सामने आएगा वही हमारा क्या होता है, आउटपुट होता है, जिसे हम आईपीओ साइकिल का नाम भी देते हैं, आईपीओ साइकिल। ठीक है ना, इससे पहले मैंने आपको बताया था आईपीओ साइकिल के बारे में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सीपीयू के कितने भाग होते हैं। तो सीपीयू के जो है मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। ठीक, सबसे पहला सीयू, दूसरा एएलयू, तीसरा पीएमयू। ठीक है ना, अब इसको हम विस्तार से समझेंगे। ठीक है, तो सीपीयू जो है मैंने आपको फिर से बता दे रहा हूं कि सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। और यह कंप्यूटर के सभी कार्यों को प्रोसेसिंग करता है, यानी हम जो भी काम करवाते हैं कंप्यूटर में वह उसे क्या करता है, प्रोसेसिंग करने का काम करता है। तो सीपीयू के 3 भाग होते हैं। सबसे पहला सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट, हिंदी में इसको हम बोलते हैं नियंत्रण इकाई, कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट है एएलयू यानी कि अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, यानी इसमें हम इसको हिंदी में बोलते हैं गणित और तर्क इकाई। ठीक है, तीसरा है एमयू यानी कि मेमोरी यूनिट, और मैंने यहाँ पे लिखा है पीएमयू यानी कि प्राइमरी मेमोरी यूनिट। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको कवर करेंगे सीयू को। ठीक है, तो सीयू के बारे में अब हम समझेंगे कि सीयू क्या होता है। तो सीयू जो है सीपीयू का मैनेजर है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि सीयू जो है यानी कि जो कंट्रोल यूनिट है, नियंत्रण इकाई है, वह क्या है, सीपीयू का मैनेजर है, क्योंकि यह कंप्यूटर के सभी भागों को क्या करता है, निर्देश देता है कि किसे कब क्या करना है और कैसे काम करना है। यह मैनेज कौन करेगा, सीयू करेगा। ठीक है, जब हम कोई भी प्रोग्राम यूज करते हैं तो उसमें किस डिवाइस का उपयोग होना है वह कौन करेगा, सीयू मैनेज करेगा। वह पहले से बता देगा कीबोर्ड को कि हाँ आपका काम है, आपको तैयार रहना है। ठीक है ना, तो हम इसलिए सीपीयू का मैनेजर कहेंगे सीयू को। ठीक है, यह क्या करता है इसके बारे में हम समझते हैं। तो यह सबसे पहले आदेशों को पढ़ता है, जैसे कोई प्रोग्राम चल रहा है तो उसको पढ़ेगा और सीपीयू के बाकी भागों को निर्देश देता है, जैसे एएलयू को निर्देश भेजेगा और मेमोरी को निर्देश भेजेगा। उसके बाद इनपुट और आउटपुट को, ठीक है, कि डिवाइस को सही क्रम से कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सभी कार्य सीयू को देखना है। ठीक है ना, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं, जैसे आप अपने कंप्यूटर में 2+2 टाइप करोगे
तो सीयू तुरंत एएलयू को बोलेगा कि तुम बताओ 2 + 2 कितना होता है, यानी कि किसका काम क्या है यह मैनेज करना सीयू का काम होता है। आप समझ में आ गया आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा एएलयू के बारे में कि एएलयू क्या करता है और यह क्या है। तो एएलयू जो है सीपीयू का मैथमेटिशियन और सोचने वाला यानी कि लॉजिकल थिंकर है, ठीक है ना। एएलयू सीपीयू का लॉजिकल थिंकर है और मैथमेटिशियन है, ठीक है, कि जितने भी गणित वाले काम और तर्क वाले काम सीपीयू से पूछे जाएंगे वह दोनों का जवाब हमें एएलयू देगा, ठीक है ना। अब यह क्या करता है, यानी कि एएलयू क्या करता है, तो आप गणित वाले से काम करवा लो, जोड़ घटाव गुणा भाग ये सभी काम आप करवा लो इससे, या कोई तर्कपूर्ण कार्य हो जैसे तुलना करना हो, ये सभी काम एएलयू करता है, ठीक है ना। तो एएलयू को हम कह सकते हैं कि एएलयू हमारा हिसाब किताब देखता है, यानी कि जितने भी मैथ से रिलेटेड हो और तर्क करने वाले चीजें हों उनका जवाब हमें किसके द्वारा मिलेगा, अर्थमेटिक यानी कि एएलयू के द्वारा मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा अब टॉपिक मेमोरी यूनिट, ठीक। मेमोरी यूनिट क्या करता है, मेमोरी यूनिट जो है कंप्यूटर का वह हिस्सा है जहां डेटा को अस्थायी और अस्थायी रूप से स्टोर किया जाता है, यानी कि टेम्पोररी और परमानेंट दोनों रूप से डेटा को यहाँ पे स्टोर करने का काम मेमोरी करता है, ठीक है। मेमोरी यूनिट को हम सीपीयू का याददाश्त कहते हैं, ठीक। सीपीयू का याददाश्त किसे कहेंगे, मेमोरी यूनिट को, क्योंकि यही आपके डेटा को स्टोर करके रखता है। जैसे इंसान जो है सोचने से पहले चीजों को याद करता है, वैसे सीपीयू भी क्या करता है कि काम करने से पहले उन चीजों को याद रखनी पड़ती है और इसीलिए वह कहाँ स्टोर होता है, मेमोरी में स्टोर होता है। जैसे हमारे फोन में कोई सॉन्ग जो है डाउनलोड करते हैं तो वह कहाँ होगा, मेमोरी में स्टोर हो जाएगा और फिर जब आप उसे सुनना चाहोगे आसानी से सुन सकते हैं, ठीक है ना। ये सभी काम मेमोरी यूनिट के अंतर्गत होता है। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे कि मेमोरी कितने टाइप्स के होते हैं। तो मेमोरी जो है मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका प्राइमरी मेमोरी, दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी कहते हैं, ठीक है ना। प्राइमरी यानी कि प्राथमिक, हिंदी में हम इसको बोलते हैं प्राथमिक, ठीक है। और इसको हम मेन मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, जो कि काम करते समय तुरंत उपयोग किया जाता है, यानी कि प्राइमरी मेमोरी का जो उपयोग है अपने काम करने के दौरान यूज होता है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी यानी कि द्वितीयक मेमोरी जो होती हैं उसका प्रयोग हम लंबे समय तक डेटा को स्टोर करने के लिए करते हैं। जैसे अब जो है हम प्राइमरी मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे कि प्राइमरी मेमोरी क्या है और कैसे काम करता है। तो प्राइमरी मेमोरी यहाँ पे आप देखोगे यह सीपीयू से सीधा जुड़ा होता है, ठीक है ना, जो कि तेजी से काम करता है, यानी कि यह पहले तो आपका सीपीयू से जुड़ा हुआ है और यह तेजी से काम करता है, जो कि इसके 2 भाग हैं। प्राइमरी मेमोरी के 2 भाग हैं, पहला है रैम, दूसरा है रोम। रैम का पूरा नाम जो है वह आपका हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है ना। इसे हम टेम्पोररी मेमोरी कहते हैं, यानी कि अस्थायी मेमोरी कहते हैं, ठीक है। यह पहले तो टेम्पोररी मेमोरी होता है रैम, दूसरा है रोम रीड ओनली मेमोरी, यानी कि अस्थायी मेमोरी, जिसे हम परमानेंट मेमोरी के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक होगा रैम के बारे में कि रैम क्या होता है, क्या काम करता है। रैम का फुल फॉर्म मैं एक बार से फिर बता दे रहा हूं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे हम अस्थायी मेमोरी या टेम्पोररी मेमोरी के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और यह क्या करता है, तो इसमें काम करते समय डेटा को रखा जाता है, यानी जब कोई काम आप करते हो तो उस समय इस डेटा को रखा जाता है। और नेक्स्ट टॉपिक, कंप्यूटर बंद होते ही रैम का जो डाटा है वह क्या होता है, डिलीट हो जाता है, मिट जाता है, ठीक है, क्योंकि इसे टेम्पोररी मेमोरी इसीलिए कहते हैं। यह सीपीयू के साथ बहुत तेजी से काम करता है क्योंकि यह डायरेक्ट सीपीयू से जुड़ा होता है, ठीक है। उदाहरण के रूप में मैंने बताया आपको कि जैसे एक कॉपी और पेंसिल से काम करते हैं, काम हो जाने पर हम क्या करते हैं, उसे मिटा सकते हैं, उसी तरह हमारा रैम होता है। मैं रैम के बारे में और आपको जो है बताऊंगा। यह आपका फिगर है रैम का, ठीक है, जो कि इसमें आपको रैम जो है कई टाइप्स के मिलते हैं, कई स्टोरेज के मिलते हैं।
इसमें 4 GB रैम हो गया, 8 GB रैम हो गया। इसकी क्षमता जो है आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारा रैम का फिगर है। रैम ठीक उस टेबल के अकॉर्डिंग होता है, जैसे मान लीजिए हमारा जो स्टडी टेबल है, स्टडी टेबल पे हमें जो भी काम करना होता है उन बुक्स को हम रख देते हैं, ठीक है। और जब हम उसका काम नहीं होगा तो हम उस बुक्स को क्या करेंगे, हटा देंगे। ठीक उसी प्रकार से रैम का यूज हम तब करते हैं जब हमारे पास कोई डाटा लगातार काम करने के लिए आ जाए। जैसे कि अगर हम फोटोशॉप का यूज कर रहे हैं तो फोटोशॉप काम करते समय, काम करने के दौरान वह डेटा कहाँ स्टोर होगा, तो वह रैम में स्टोर होगा, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए अब हम समझेंगे रैम के प्रकार के बारे में, यानी कि रैम के कितने प्रकार होते हैं। तो रैम के जो है सबसे पहले प्रकार जो है वह होता है एस रैम, यानी कि स्टैटिक रैम, जो कि तेज होती है और ज़्यादा महंगी होती है, ठीक है। इसे हम कैश मेमोरी में उपयोग होता है, यानी कि जो एस रैम है उसका प्रयोग कैश मेमोरी में उपयोग होता है, जो कि सीपीयू के बहुत ही करीब होती है। सबसे पास जो है सीपीयू के कैश मेमोरी होती है जिसमें एस रैम का यूज होता है। जैसे हमारे नोटबुक्स में जो हमेशा टेबल पर रहती है जिसे हम जल्दी पे काम कर लें, उसी प्रकार से क्या है, एस रैम है जो कि तुरंत काम करती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है यानी कि डी रैम, यानी कि रैम के दूसरे प्रकार पे, जो कि डी रैम यानी कि डायनेमिक रैम के नाम से हम जानते हैं, जो कि सस्ती होती है और थोड़ा स्लो काम करती है, ठीक है ना। ये सस्ता है और थोड़ा स्लो काम करेगा। इसका मुख्य रैम के रूप में उपयोग किया जाता है, यानी कि जो मेन रैम का यूज हम करते हैं वो हमारी क्या है, इस डायनेमिक रैम जो है, डी रैम है, उसके रूप में हम करते हैं। जैसे कि किताब जिसे हम बार बार खोलकर पढ़ा जाता है, वैसे ही ये हमारा डी रैम है, ठीक है ना। अगला है रोम के बारे में। अब हम मेमोरी के जो प्राइमरी मेमोरी की जो दूसरा भाग है रीड ओनली मेमोरी, उसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि परमानेंट मेमोरी कहलाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें कंप्यूटर का कुछ जरूरी प्रोग्राम स्टोर करके रखा जाता है, जैसे बायोस, यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है, जिसे केवल पढ़ा जा सकता है, बदला नहीं जा सकता, जो कि कंप्यूटर को चालू करने में मदद करता है। जैसे किताब जो केवल पढ़ी जा सकती है, उस पर हम कुछ लिख नहीं सकते। उसी प्रकार से हमारा रोम है जो कि सिर्फ पढ़ने के काम आता है। रोम में बायोस होता है, जैसे कि हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो वह ऑन होने का जो प्रक्रिया होता है उसमें जो बायोस होते हैं, ठीक है, वह कहाँ स्टोर होता है, तो वह आपके रोम में स्टोर होता है। उसको ओपन करना, शट डाउन करना, ठीक है। और जैसे हमारे फ़ोन में अगर आप बात करोगे तो फ़ोन को जब आप स्विच ऑन करके ओपन करते हैं या स्विच ऑफ करते हैं तो हमारे फ़ोन का जो लोगो दिखाई देता है, जैसे जिस ब्रांड का फ़ोन है, अगर ओप्पो का है तो ओप्पो लिखेगा, सैमसंग का है तो सैमसंग लिखेगा। तो ये सभी जो डाटा होते हैं वो कहाँ स्टोर होंगे, तो हमारे रोम में स्टोर होते हैं, जिसे सिर्फ कंपनी वाले क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, जिसमें यूजर कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना। वह पहले से बिल्ड होता है, यानी कि कंपनी द्वारा वो बिल्ड होते हैं, ठीक है, वह हमारा रोम होता है। अब रोम के बारे में हम समझेंगे कि रोम कितने प्रकार के होते हैं, ठीक। तो रोम देखिए, रोम, पी रोम, सबसे पहला हमारा टॉपिक आ रहा है पी रोम, यानी कि प्रोग्रामेबल रोम। इसमें क्या होता है, एक बार प्रोग्राम जो इसमें डाल दिया जाए फिर उसे बदल नहीं सकते। जैसे कि जो एक बार किताब छप गई उसके ऊपर आप नहीं छाप सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा प्रोग्रामेबल रोम होता है, यानी कि पी रोम होता है। उसके बाद नेक्स्ट है ईपी रोम, फॉर्म है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसे यूवी लाइट से मिटाया जाता है और पुनः दोबारा प्रोग्राम इस पर लिखा जाता है, उसे हम कहते हैं ईपी रोम, ठीक है ना। तो रोम के दूसरे प्रकार में हमने ये पढ़ा कि क्या होता है, इसे यूवी लाइट से मिटाया जाता है और दोबारा नया प्रोग्राम जो है अपलोड किया जाता है। जैसे में पेंसिल से लिखा गया पेज जिसे मिटा करके पुनः लिखा जा सकता है, उसी प्रकार से ईपी रोम हमारा होता है। नेक्स्ट हमारा जो रोम है वो है डबल ईपी रोम, जिसे यानी इलेक्ट्रिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसे इलेक्ट्रिक के माध्यम से मिटाया जाता हो और प्रोग्राम अपलोड किया जाता हो। ऐसे जो हमारे रोम होते हैं उसे क्या कहते हैं, डबल ईपी रोम। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे बिजली से मिटा करके पुनः लिखा जाता है, जो कि धीमा होता है, लेकिन इसका प्रयोग हम बार बार उपयोग कर सकते हैं। जैसे आजकल जो बायोस है तो ये क्या होता है, मोबाइल की मेमोरी में होता है,
ठीक है ना। जैसे हमारा व्हाइट बोर्ड है, जैसे हमने यहाँ पे कुछ लिखा और उसे हम क्या करते हैं, वापस मिटा सकते हैं। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे इसको क्या किया, मिटा दिया, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, डबल ईपीरोम का काम करने लगा, ठीक है ना। ये हमारा जो है रोम के प्रकार थे। मैं आपको पुनः एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ इस चीज को, एक टेबल के माध्यम से, एक तुलना टेबल के माध्यम से। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ बिंदु लिखे हुए हैं और यहाँ पे रैम, वहाँ पे रोम। तो कुछ बिंदु में सबसे पहले इसका पूरा नाम समझते हैं। तो रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का रीड ओनली मेमोरी। और इसके प्रकार कितने होते हैं, तो रैम दो प्रकार का होता है, एस रैम, डी रैम। और यहीं पे रोम क्या होता है, प्रोग्रामेबल, इलेक्ट्रिक प्रोग्राम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल, और तीसरा है इलेक्ट्रिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल। देखिए आप जो ईपी रोम है, पी रोम है और डबल ईपी रोम है, इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको एक आसान से शब्दों में बता दूं। पी रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी ऐसा रोम जिसमें हम कोई प्रोग्राम रखें जो कि हमारे कंप्यूटर के लिए उपयोग करने के लिए बनाया जाता है, वो हो गया हमारा पी रोम। उसके बाद आता है ईपी रोम। ईपी रोम का मतलब होता है कि जिसे इरेज करके मिटाया जाए। जैसे मान लीजिए एक फ़ोन है नोकिया का, जो कि सबसे पहले आता था, वहाँ पे जो हाथ मिलाने वाला फंक्शन था, मोबाइल को स्विच ऑन करने पर या स्विच ऑफ करने पर, आप देखते थे फ़ोन में क्या होता था, हाथ मिलाया जाता था। तो उस हाथ मिलाने वाला का जो फंक्शन है, जो वर्क है, वो कहाँ रखा गया, वो प्रोग्रामेबल रोम में रखा गया था। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया, उस पुराने तकनीक को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, उस प्रोग्राम को इरेज करना पड़ा। तो यहाँ पे आ गया ईपी रोम, ठीक है। उसे हमने हटा दिया और पुनः क्या किया, नया प्रोग्राम डाला, नया लोगो बना करके अपलोड किया। तीसरा है डबल ईपी रोम। तो डबल ईपी रोम यानी इलेक्ट्रिक माध्यम क्यों लाया गया, क्योंकि यहाँ पे इसको इरेज करने के लिए फ़ोन को खोलना पड़ता था, उसमें से रोम निकालो, फिर उसे यूवी लाइट से मिटाओ, फिर नया उस पर अपलोड करो, फिर वहाँ पे फिर सेट करो। इनसे माध्यम से क्या होता था, बहुत ज़्यादा समय लगता था और इससे करने में बहुत कठिनाइयाँ आती थी, ठीक है। इसलिए इलेक्ट्रिक माध्यम का उपयोग किया गया कि जैसे हम फ़ोन को चार्ज करते हैं, ठीक उसी प्रकार से इलेक्ट्रिक माध्यम से हम उसे इरेज कर पाएँ और उसी के माध्यम से हम उसमें नया प्रोग्राम अपलोड कर पाएँ। इसीलिए प्रोग्रामेबल ईपी रोम और डबल ईपी रोम का नाम आया। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हमारा क्या है कि इसमें डेटा कितने समय तक रहता है। तो रैम जो है अस्थायी है, यानी कि टेम्पोररी है। इसमें लाइट कट जाएगा तो आपका डाटा भी खत्म हो जाएगा। और अस्थायी का मतलब परमानेंट, इसे डिलीट करने पे भी नहीं होगा, ठीक है। इसे सिर्फ कंपनियां कर सकती हैं, वो परमानेंट है और यह टेम्पोररी है। अगला है कंप्यूटर बंद होने पर क्या होता है, तो रैम का डाटा मिट जाएगा जबकि रोम का डाटा सुरक्षित रहेगा। समझ में आ रहा है। अगला है इसका यूज। तो यूज क्या होता है, तो यूज काम करने के लिए करते हैं और रोम का यूज सिस्टम को चालू करने के लिए करते हैं, ठीक है। बदला जा सकता है, तो रैम को बदला जा सकता है, जी हाँ बिल्कुल, और रोम को अधिकतर नहीं, ठीक है। इसे हम नहीं बदल सकते, इसे सिर्फ कंपनियां बदल सकती हैं, ठीक है ना। तो मैंने आपको एक टेबल के माध्यम से पूरा रैम और रोम के बीच तुलना करके समझा दिया कि दोनों में क्या क्या अंतर है। अब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। प्राइमरी में हमने रैम रोम पढ़ा, बिल्कुल विस्तार से पढ़ा, और अब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। तो सेकेंडरी मेमोरी की परिभाषा पहले हम जान लेते हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी वह मेमोरी कहते हैं जिसमें हम डेटा को लंबे समय तक क्या करें, सुरक्षित रख पाएं। तो जिस मेमोरी में हम लंबे समय तक अपने डाटा को रख पाएंगे वो क्या होगा, वो हमारा सेकेंडरी मेमोरी होगा, जो कि कंप्यूटर के बंद होने पर भी हमारा डाटा न मिटे। जैसे कि हमारे फ़ोन में चिप होता है, तो हम चिप में जब कोई ऑडियो वीडियो या फोटोज वगैरह रखते हैं तो हमारे फ़ोन को बंद हो चालू हो उससे कोई मतलब नहीं ना। ठीक उसी प्रकार से सेकेंडरी मेमोरी होती है जिसे हम बाहर से लगाते हैं। सेकेंड मतलब दूसरे नंबर पे, तो जो मेमोरी हम बाहर से लगाए हों उसे हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी मेमोरी बोलेंगे। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे आपके पढ़ाने वाला जो पीपीटी है मैं उसे पेन ड्राइव में लगाया हूँ, ठीक है। तो मैंने जब पेन ड्राइव को बाहर से इंपोर्ट किया, बाहर से लगाया, तो क्या हो गया, सेकेंडरी मेमोरी हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने आपको प्राइमरी और सेकेंडरी को अच्छे से कवर करा दिया। अब सेकेंडरी के बारे में हम समझेंगे कि इसमें कितने प्रकार होते हैं। तो जो हमारे सेकेंडरी मेमोरी होते हैं उसके 3 प्रकार होते हैं। एक होता है मैग्नेटिक मेमोरी, दूसरा ऑप्टिकल मेमोरी, तीसरा सॉलिड स्टेट मेमोरी, ठीक है। मैग्नेटिक मेमोरी का मतलब होता है चुंबकीय,
ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे आप कुछ देख पा रहे होंगे, जैसे ये पेन ड्राइव है, सीडी है, ठीक है ना। तो ऐसे जो है क्या होते हैं, ये आपका चिप हो गया, ठीक है ना, मैग्नेटिक डिस्क हो गया। ऐसे कई सारे जो चीज़ हैं मैग्नेटिक मेमोरी में आते हैं, और अब हम उसको और विस्तार से पढ़ेंगे। तो हम इसको आगे चलते हैं। सबसे पहला हमारा आता है कि मैग्नेटिक मेमोरी में क्या आता है। तो यह मेमोरी चुंबकीय पदार्थों से बनी होती है, यानी मैग्नेटिक मेमोरी क्या होती है, चुंबकीय पदार्थों से बनी होती हैं। जिसमें सबसे नंबर 1 पे आता है हमारा हार्ड डिस्क ड्राइव, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। सबसे ज़्यादा उपयोग इसका होता है, ठीक है ना। यहाँ पे हम अब देखेंगे तो यह क्या होता है, सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला स्टोरेज डिवाइस माना जाता है, जो कि कंप्यूटर के अंदर लगाया जाता है, ठीक है। इसमें बहुत सारा डेटा आप स्टोर कर सकते हैं, GB से लेके TB तक, यानी कि गीगाबाइट से लेके टेराबाइट तक आप क्या करेंगे, इसमें डाटा को स्टोर कर सकते हैं। उदाहरण में जैसे घर की अलमारी हो गई, जिसमें हम फाइलें, कपड़े और ज़रूरत की चीज़ें रखते हैं, ठीक उसी प्रकार से कंप्यूटर में हम सेकेंडरी मेमोरी का यूज करते हैं, जो कि हमें फाइल डाटा रखने के लिए आवश्यकता पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क क्या होता है, तो फ्लॉपी डिस्क का उपयोग हम पहले के ज़माने में करते थे, यानी पहले के समय में करते थे। अब यह बहुत पुराना हो चुका है, इसलिए हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है ना। ये भी मैग्नेटिक डिस्क के अंदर आता है। मैग्नेटिक जो है हमारा चुंबकीय पदार्थ से बना होता है। यह बहुत कम डेटा स्टोर करता है, 1.44 MB, यानी 1.44 MB तो क्या होता था, इसमें डेटा हम स्टोर कर सकते थे। आज तो इससे ज़्यादा हमारी फोटो की कैपेसिटी होती है, ठीक है ना। उदाहरण जैसे छोटा पैकेट का हमारा डायरी होता था, जिसमें हम बहुत कम चीज़ लिखते थे जो कि हमें इम्पोर्टेंट होता था, उसी तरह ये हमारा क्या है, फ्लॉपी डिस्क है। नेक्स्ट हमारा आ रहा है नंबर मैग्नेटिक टेप, ठीक है ना। मैग्नेटिक टेप क्या होता है, यह लंबी प्लास्टिक की टेप इसमें लगी होती है, जिसमें हम बड़े बड़े डाटा को बैकअप करने के लिए उपयोग करते थे, जिसका प्रयोग ज़्यादातर बैंकों में किया जाता था, ठीक है। इसमें आप देखे होंगे रेडियो में लगा होता है, ठीक है, जो कि धीमी होती है लेकिन सस्ती होती है, ठीक है। पहले इसका उदाहरण हम देखेंगे, जैसे पुराने ज़माने का टेप रिकॉर्डर जो होता था, उसमें हम क्या करते थे, इसका यूज करते थे, जिससे गाने बनते थे। आ रहा है ऑप्टिकल मेमोरी, यानी कि प्रकाशीय स्मृति, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि इसमें डेटा को लेजर लाइट से पढ़ा जाता है और लिखा जाता है। ये जो आपकी CD है, ये R है, ठीक है ना, यानी राइटेबल, जिसमें कि लिखा जाता हो, ठीक। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले नंबर पर CD आ गया, जिसको हमारा फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। फुल फॉर्म इसका हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क, जो कि लगभग 700 MB तक डाटा को स्टोर करता था, ठीक है। म्यूजिक, वीडियो और सॉफ्टवेयर रखने के लिए इसका प्रयोग ज़्यादातर होता था पहले, और अभी भी होता रहा है, ठीक है ना। उदाहरण हम देखेंगे, जैसे फिल्म की DVD हो गई, जिसमें पुरानी मूवी को हम स्टोर करके रखते थे, ठीक उसी प्रकार से हमारा CD है, ठीक है। इसे हम कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं। अगला है DVD। DVD क्या होता है, तो डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, इसका फुल फॉर्म है DVD का, जो कि CD से ज़्यादा क्षमता रखने वाली मेमोरी में आते हैं। इसमें हम 4.7 GB से अधिक तक के डाटा को क्या करते हैं, स्टोर कर सकते हैं। इसमें हाई क्वालिटी वाले वीडियो और गेम्स के लिए ज़्यादातर उपयोग होता रहा है, जैसे कि बड़ा बड़ा फोटो एल्बम, ऐसे कई सारे पेज के डॉक्यूमेंट्री हम किस में रखते थे, DVD R में रखते थे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर हमारा आ रहा है सॉलिड स्टेट मेमोरी का। यह क्या होते हैं, बहुत तेज होते हैं और बिना किसी घूमने वाले पार्ट्स के यूज होती हैं, ठीक है। इसमें सबसे नंबर 1 पे आ रहा है SSD, जिसका नाम है फुल फॉर्म होगा सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD, जो कि आज के समय में अत्यधिक उपयोग हो रहे हैं। यह नई तकनीक की हार्ड डिस्क है, ठीक है, ये जो कि बहुत स्पीड से काम करती है और डेटा को पढ़ने और लिखने का काम करती है। अब लैपटॉप में अत्यधिक जो इसका उपयोग हो रहा है, जैसे मोबाइल की इंटरनल मेमोरी जो होती हैं, जो तेज और चुपचाप काम करती हैं, ठीक उन्हीं प्रकार से हमारा SSD है, ठीक। नेक्स्ट है हमारा पेन ड्राइव। पेन ड्राइव आप सभी जानते होंगे, जो कि छोटी और जेब में रखने वाली मेमोरी होती है। इसे USB फ्लैश ड्राइव के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है ना। USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। तो इसे हम यूनिवर्सल फ्लैश ड्राइव के नाम से भी जानते हैं, जो कि डेटा को बार बार पढ़ने का और कॉपी करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे हमें कोई डेटा कॉपी करना हो,
इस लैपटॉप से उस लैपटॉप में ट्रांसफर करना हो तो उसमें हम क्या करते हैं, पेन ड्राइव का यूज करते हैं। इससे आसानी से कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता है क्योंकि इसमें एक पोर्ट होता है यूएसबी पोर्ट, यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट, ठीक है ना। मेमोरी स्टिक या मेमोरी कार्ड, मेमोरी कार्ड का यूज आप सभी ने किया होगा और आज के समय में कैमरे में सबसे ज़्यादा यूज होता है। मोबाइल कैमरा इत्यादि में इसका प्रयोग ज़्यादा होता है या फोटो वीडियो स्टोर करने के लिए होती हैं। उदाहरण जैसे कैमरे की डिजिटल रील जो पहले होती थी, अब क्या है, मेमोरी कार्ड, ठीक है ना। इसका भी यूज लगभग कम हो गया है पहले की तुलना में। नेक्स्ट हमारा, हमने यहाँ पे भी आपको एक निष्कर्ष तालिका बना दिया है जिससे आपको मेमोरी के बारे में पूरी जानकारी आसानी से मिल जाए कि कौन सी मेमोरी किस प्रकार की होती है, उसका उपयोग किस लिए होता है तथा उसकी क्षमता कितनी है, ठीक है ना। ये चुंबकीय प्रकार है, यानी कि चुंबकीय में आता है हार्ड डिस्क, ठीक है, जो कि कंप्यूटर स्टोरेज के रूप स्टोरेज के लिए जाना जाता है। इसकी क्षमता 500 GB से लेकर के 4 TB तक होती है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लॉपी डिस्क, जो कि यह भी चुंबकीय पदार्थ से बना होता है। यह पुराने डाटा को ट्रांसफर करने के लिए रखा गया था। इसकी क्षमता 1.44 MB की होती है। अगला है मैग्नेटिक टेप, जो कि अभी चुंबकीय पदार्थ से मिलकर बना होता है। इसका प्रयोग हम बैकअप सिस्टम के लिए करते हैं। इसकी क्षमता 1 GB से 10 TB तक होती है। अगला है प्रकाशी द्वारा, यानी प्रकाशी के अंतर्गत जो आते हैं CD, जो कि म्यूजिक और फाइल के लिए बनाई गई थी। इसकी कैपेसिटी 700 MB की होती है। नेक्स्ट है DVD, यह भी क्या है, वीडियो और सॉफ्टवेयर के लिए बनाया गया था। इसकी क्षमता CD से अधिक होती है। 4.7 GB से लेकर के 8.5 GB तक कैपेसिटी इसकी होती है। नेक्स्ट है SSD, ठीक है ना। SSD जो है लैपटॉप और PC को स्टोरेज के लिए यूज होता है। इसकी कैपेसिटी 256 GB से लेकर के 2 TB तक होती है। नेक्स्ट है पेन ड्राइव, जो कि फाइल ट्रांसफर करने के लिए जानी जाती है। इसकी क्षमता 2 GB से 128 GB तक होती है। नेक्स्ट मैग्नेटिक कार्ड, जो कि मोबाइल स्टोरेज में होता है। 4 GB से लेकर के 512 GB तक इसका क्षमता है, ठीक है ना। हमने पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ा, जिसमें से मैंने CPU के साथ मेमोरी को पूरा अच्छे से कवर कर दिया है। इस वीडियो में हम CPU को शुरू से लेकर के उसके पार्ट्स के साथ साथ विस्तार रूप से पढ़े हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि वह भी आपके साथ इस वीडियो का लाभ ले पाएँ। अब मैं आपको अगले वीडियो में इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ाऊँगा।